नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम सी-टेट में पूछे गए हिंदी पेडागॉजी के प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले सी-टेट और टीचर भर्ती एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी जो है शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो जो शास्त्रीय भाषा नहीं है उसको हमें बताना है। पहला ऑप्शन है तमिल, दूसरा ऑप्शन है संस्कृत, तीसरा है उड़िया और चौथा है आपका हिंदी। तो इनमें से कौन सा जो होगा आपका शास्त्रीय भाषा नहीं होगा, तो वो हो जाएगा हिंदी। हिंदी जो होता है आपका शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका हिंदी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निर्मला देवी जलवायु परिवर्तन के बारे में समझ बनाने और इस बारे में एक समग्र संदेश प्राप्त करने के लिए इस विषय पर एक पाठ्य सामग्री पढ़ाती है। इस प्रकार के पठन को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है गहन पठन, दूसरा ऑप्शन है आपका बारीकी से पढ़ना, तीसरा ऑप्शन है आपका वक्तव्य पठन और चौथा है सरसरी तौर पर पढ़ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा गहन पठन, है ना। गहन पठन के द्वारा आप जलवायु परिवर्तन के बारे में समझ बनाने लगेंगे और जो है समग्र संदेश भी प्राप्त होती जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका गहन पठन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कक्षा 6 की एक अध्यापिका अपनी कक्षा में निम्नलिखित कार्य करवाती है। 8 वाक्यों के एक छोटे से अनुच्छेद को 2 भागों में बांटा गया, या फिर जोड़ों में बैठे प्रत्येक विद्यार्थी को हर दूसरा वाक्य दिया गया। प्रत्येक जो शिक्षार्थी है एक दूसरे को वाक्य बताते हैं और अब उन्हें पूरा अनुच्छेद लिखना है, यानी कि पूरे आर्टिकल को अब उन्हें लिखना है। इस कार्य को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद श्रुति लेख कहेंगे, दूसरा ऑप्शन है आपका वर्तनी श्रुति लेख, तीसरा ऑप्शन है पारस्परिक श्रुति लेख और चौथा है पठन श्रुति लेख। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा पारस्परिक श्रुति लेख, है ना, जिसमें वे एक दूसरे की मदद करके लिख पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वाचन के संदर्भ में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से फीडबैक रूब्रिक सर्वाधिक रूप से उपयुक्त होंगे। पहला ऑप्शन है सुधार की आवश्यकता, दूसरा ऑप्शन है आपका अनेक स्थानों पर उच्चारण गलत और अस्वीकारनीय गलतियां की गई हो, और तीसरा है चयन, संग्रह, अनुपात जैसे शब्दों के उच्चारण में सावधानी बरती जाए, और चौथा है आपका चयन, संग्रह, अनुपात और पीढ़ी जैसे शब्दों के उच्चारण खराब है। तो इनमें से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका सुधार की आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, पाठ्य पुस्तकों एवं अन्य सामग्रियों में कौन सी प्रामाणिक गतिविधि नहीं है। जो पाठ्य पुस्तक है और अन्य जितनी भी सामग्री है उनमें से कौन सी जो है प्रामाणिक गतिविधि नहीं होगी। पहला ऑप्शन है आपका लगभग 100 शब्दों में गाय की आत्मकथा लिखो, दूसरा ऑप्शन है पढ़ी गई कहानी के आधार पर कल्पना करें कि आप रानी है और अपने अनुभव को आधार बनाते हुए अपनी मित्र को पत्र लिखो। तीसरा ऑप्शन है आपका अपने मित्र के साथ कोई एक पाठ्य सामग्री पढ़े और 8 बिंदुओं में कहानी की घटनाओं को लिखे, यानी कि उस घटनाओं के बारे में वर्णन करें। और चौथा है आप कल्पना करें कि कहानी में आप नदी है और अपने में बाढ़ आने के समय की भावनाओं को लिखे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका आप कल्पना करें कि कहानी में आप क्या है, एक नदी है और अपने में बाढ़ आने के समय की भावनाओं को लिखे। तो यही जो होगा आपका पाठ्य पुस्तकों एवं अन्य सामग्री के लिए प्रामाणिक गतिविधि जो होगा नहीं होगा। तो ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका लेखन के
प्रक्रिया आधारित उपागम में संलग्न चरक कौन से होंगे? जो लेखन प्रक्रिया है उस पर उपागम में संलग्न चरण कौन सा होगा, उसको हमें बताना है। पहला ऑप्शन है आपका प्रथम प्रारूप तैयार करना, मानस मंथन करना, रूपरेखा तैयार करना, पुनरावृत्ति, प्रूफ रीडिंग और पुनरावृत्ति और अंतिम प्रारूप तैयार करना। दूसरा ऑप्शन है आपका रूपरेखा तैयार करना, मानस मंथन करना, पुनरावृत्ति, प्रथम प्रारूप तैयार करना, प्रूफ रीडिंग और अंतिम प्रारूप तैयार करना। तीसरा ऑप्शन है मानस मंथन, रूपरेखा बनाना, प्रारूप, प्रथम प्रारूप तैयार करना, पुनरावृत्ति, जो प्रूफ रीडिंग है और अंतिम प्रारूप तैयार करना। तो यहाँ पे आपको जो है स्टेप, जो स्टेप है लेखन प्रक्रिया के, उसको आपको यहाँ पे जमा के लिखना है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें करेक्ट? तो सबसे पहले आप रूपरेखा तैयार करेंगे, है ना, किसी भी चीज़ की रूपरेखा, और उस पर मानस मंथन चिंतन करेंगे, फिर उसकी पुनरावृत्ति करेंगे और उसके बाद प्रथम प्रारूप तैयार करना, फिर प्रूफ रीडिंग और अंतिम प्रारूप तैयार करना। यही जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण अधिगम का उद्देश्य नहीं है? जो व्याकरण अधिगम है उसके उद्देश्य नहीं है, उसको हमें बताना है। पहला ऑप्शन है आपका वास्तविक जीवन के उद्देश्यों में व्याकरण के नियमों का इस्तेमाल करना। दूसरा ऑप्शन है संदर्भ में नियमों का इस्तेमाल करके समझ बनाना। तीसरा ऑप्शन है भाषा के नियमों पर निपुणता प्राप्त करने से ही व्याकरण सीखी जाती है। और चौथा है संदर्भ में भाषा के प्रयोग के आधार पर नियम खोजना। तो कौन सा जो होगा व्याकरण अधिगम का उद्देश्य नहीं होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संदर्भ में भाषा के प्रयोग के आधार पर नियम खोजना। यही जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लेखन और वाचन, ये लेखने टाइप हो गया है तो आप ध्यान रखिएगा लेखन है ना, ये लेखन होगा। लेखन और वाचन में इस्तेमाल करने के लिए जिन शब्दों को सीखा है वे कौन सी है? पहला ऑप्शन है आपका देशज शब्द, दूसरा है सक्रिय शब्द भंडार, तीसरा है निष्क्रिय शब्द भंडार और चौथा है आपका वास्तविक। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका लेखन और वाचन में इस्तेमाल करने के लिए जो शब्द सीखा है वो कौन सा होगा? तो वो हो जाएगा आपका सक्रिय शब्द भंडार, है ना, सक्रिय शब्द भंडार आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मीनाक्षी डेरो, छोटी ढेरों होगा यहाँ, ये ढेरों नहीं होगा, डेरो नहीं होगा, ढेरों होगा, है ना, ढेरों छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ती है, मतलब बहुत सारी वो छोटी छोटी कहानी पढ़ती है और उसने अब इसे अपनी आदत ही बना लिया है। अब वो रोज इस तरह से छोटी छोटी कहानियाँ जो है पढ़ लेती है। इस तरह के पठन को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है आपका विस्तृत पठन, दूसरा है गहन पठन, तीसरा ऑप्शन है आपका सूचना के लिए पठन और चौथा है साहित्य कौशलों के लिए पठन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका विस्तृत पठन, है ना, छोटी छोटी कहानियों को पढ़ना विस्तृत पठन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा नहीं है? यानी कि जो एनईपी 2020 में नहीं किया गया है अनुशंसा, उसको बताना है भाषा शिक्षा के संदर्भ में। तो पहला ऑप्शन है आपका कक्षा 5 से कक्षा 8 तक अध्यापन के माध्यम के रूप में मातृभाषा यानी कि घर की भाषा। दूसरा ऑप्शन है आपका कक्षा 6 के लिए एक अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा का अध्ययन। तीसरा ऑप्शन है माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषा का अध्ययन और चौथा है आपका विद्यालय शिक्षा के आरंभिक वर्षों से अध्यापन की भाषा अंग्रेजी। तो कौन सा जो होगा भाषा शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उसकी अनुशंसा नहीं करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विद्यालय शिक्षा के आरंभिक वर्षों से अध्यापन की भाषा अंग्रेजी हो। यही जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कक्षा 8 की एक अध्यापिका
अपने शिक्षार्थियों को आनंद और कष्ट से संबंधित शब्दों को सोचने के लिए कहती है। बाद में वह पांच पांच के समूह में इन दो शब्दों के आधार पर शब्द जाल बनाने के लिए कहती है। शब्द संपदा सीखने के लिए इस उपागम को आप क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है आपका थीम विषयक उपागम, दूसरा है आयाम आधारित उपागम, तीसरा है विन्यास यानी कि कोलोकेशन, और चौथा है शब्द जाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका आयाम आधारित उपागम, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक अध्यापक शिक्षार्थियों के द्वारा एक समय अवधि में भाषा अधिगम के कुछ दृष्टांतों का संग्रहण करती है और शिक्षणार्थियों के आकलन के लिए उनका रिकॉर्ड रखती है। इस प्रकार के आकलन को आप क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है आपका संरचनात्मक आकलन, दूसरा है थीम आधारित आकलन, चौथा है योगात्मक आकलन, और चौथा है आपका पोर्टफोलियो आकलन। ये आपका तीसरा है योगात्मक आकलन और चौथा है पोर्टफोलियो आकलन। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका पोर्टफोलियो आकलन, है ना। पोर्टफोलियो आकलन में एक अध्यापक जो होता है विद्यार्थियों की एक समय अवधि में भाषा अधिगम और उसके कुछ दृष्टांतों को संग्रहण करता है, उसका रिकॉर्ड रखता है ना। तो वो हो जाएगा आपका पोर्टफोलियो आकलन, आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका भाषा अधिगम के संदर्भ में परियोजना कार्य का स्वरूप किस प्रकार होगा? जो भाषा अधिगम है उसके संदर्भ में परियोजना कार्य का स्वरूप जो होगा वो किस तरह से होगा? पहला ऑप्शन है आपका अलग अलग विद्यार्थियों द्वारा किसी मुद्दे या विषय पर पठन, लेखन और फिर पूरी कक्षा में उसे साझा करना। दूसरा ऑप्शन है समूह में पठन, आंकड़ों या सूचनाओं का संग्रहण, उनका विश्लेषण और रिपोर्ट लेखन। तीसरा ऑप्शन है आंकड़ों का संग्रहण और रिपोर्ट लिखना, और चौथा है भिन्न भिन्न थीमों पर अलग अलग विद्यार्थियों को अध्यापक द्वारा भिन्न भिन्न कार्यों की श्रृंखला लिखने के लिए देना। तो इनमें से कौन सा आंसर जो होगा आपका भाषा अधिगम के संदर्भ में परियोजना के एक स्वरूप का उदाहरण होगा? तो कौन सा सही हो जाएगा? तो वो होगा अलग अलग विद्यार्थियों द्वारा किसी मुद्दे या किसी विषय का पठन, लेखन और फिर पूरी तरह से उसे साझा करना, उसे बताना। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत भारत सरकार के किस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षणार्थियों यानी कि विद्यार्थियों में भाषाओं को बढ़ावा और भाषिक सामंजस्यता को पोषित करना है? पहला ऑप्शन है आपका सभी के लिए भाषा, दूसरा ऑप्शन है त्रिभाषा सूत्र, तीसरा ऑप्शन है भाषा संगम, और चौथा है भाषा अधिगम के लिए बहुभाषावाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका भाषा अधिगम यानी कि भाषा सीखने के लिए बहुभाषावाद, जो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका संकेत भाषा के बारे में कौन सी बात सही है ना। जो संकेत भाषा है बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए संकेत भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सी बात जो है इसमें सही होगी? पहला ऑप्शन है आपका संकेत भाषा में व्याकरण नहीं होता है, दूसरा ऑप्शन है संकेत भाषा में व्याकरण होती है, तीसरा ऑप्शन है विश्व में केवल एक ही संकेत भाषा है, और चौथा है संकेत भाषा केवल विशेष आवश्यकता वाले लोगों के लिए ही होती है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा संकेत भाषा के लिए? तो वो होगा क्या? संकेत भाषा में व्याकरण होती है। संकेत भाषा में भी अपनी व्याकरण होती है, क्योंकि वो एक लैंग्वेज है तो उसकी भी क्या होगी? अपनी एक भाषा, उसकी एक अपनी ग्रामर होगी, है ना। तभी तो बच्चे उसे सीख पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका संकेत भाषा में व्याकरण होती है करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके हिंदी पेडागॉजी के प्रीवियस ईयर प्रश्न, जिसको हमने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।